वालेकुम। आज की वीडियो इंतहाई अहम है और मैं आपको बताता चलूं कि मेरे ख़ुद 14 तबक रोशन हो गया कि मुझे अभी तक उन बातों का पता नहीं चल था और ना ही मुझे किसी ने बताने की जसारत की। आज की वीडियो का एक एक लफ्ज़ आपके लिए मालूमात से भरपूर है और ये वो इतनी अहम वीडियो है जिसके लिए आम तौर पर ऐसा है कि मैं अपनी याददाश्त में ही चीज़ों को तरतीब दे के मैं वीडियो बना देता हूँ, लेकिन आज मैंने ख़ास तौर पर इसके वो तमाम जो अपने पॉइंट्स हैं, हिंट्स जो है वो अपने सामने पेपर पर लिख के रखें ताकि कोई ऐसी बात मिस ना हो जाए जो आप तक पहुंचनी चाहिए। और मुझे अभी तक किसी ने ये सारी बातें नहीं बताई जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। आज का हमारा टॉपिक है वर्क परमिट। वर्क परमिट क्योंकि डिले हो रहा था, कुछ ऐसी मैंने वीडियोस 2-3 बनाई, मेरा मौका मिला मुझे कि वर्क परमिट पर मैं बात करूं, लेकिन इससे वर्क परमिट से हट के रेजिडेंस परमिट और सिटीजनशिप के बारे में बहुत सारी मालूमात इससे कोरिलेट करती हैं। आज की वीडियो में मैं वो आपसे शेयर करूंगा। मैं आज की वीडियो में आपसे शेयर करूंगा कि विजिट वीज़ा पर आके वर्क परमिट किस तरह लिया जा सकता है, नंबर 1। नंबर 2 मैं आपको ये बताऊंगा जो आपको कोई नहीं बताएगा कि वर्क परमिट के लिए लोग कहते हैं कि कंपनी का लेटर और इन्विटेशन और अपॉइंटमेंट लेटर और लेबर कॉन्ट्रैक्ट का होना बड़ा ज़रूरी है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि बहुत सारे अफराद को इससे इस्तिस्ना हासिल है। उन्हें कोई कंडीशन नहीं चाहिए वर्क परमिट लेने के लिए। टर्की में वो वर्क परमिट बड़ी आसानी से ले सकता है, बगैर किसी कंडीशन के ले सकता है। और इसके बाद मैं आपसे आज की वीडियो में शेयर करूंगा कि वर्क परमिट जो है वो मोस्टली लोगों का क्यों रिजेक्ट होता है, मतलब मुस्तरद क्यों होता है, और उसकी मेन वजूहात जो आपको नहीं पता होंगी। और लोग हैरान रहते हैं कि उन्होंने तमाम रिक्वायरमेंट पूरी की लेकिन उन्होंने वर्क परमिट इसके बावजूद उनका रिजेक्ट हो गया, उनको मुस्तरद कर दिया गया। मैं आपको वो वजूहात बताऊंगा ताकि आइंदा मुस्तकबिल में आपको वर्क परमिट लेने में आसानी हो। और इस वीडियो में सबसे आखिर में मैं एक बहुत बड़ी खुशखबरी उन अफराद को दूंगा जो अफराद टर्की की सिटीजनशिप लेना चाहते हैं और उनके पास फाइनेंस भी है, वो उनकी ख्वाहिश भी है, लेकिन उनके सामने रुकावट क्या है? उनके सामने रुकावट ये है कि उनके बच्चे, कुछ बच्चे, 1-2 बच्चे या उनके सारे बच्चे 18 साल से ऊपर हो चुके हैं और वो परेशान है कि अगर वो सिटीजनशिप ले भी लें तो उनके बच्चों को इसका फ़ायदा नहीं हो सकता। तो मैं आज उन लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी एंड में इसके वीडियो के आखिर में बताऊंगा कि उनके लिए एक बड़ी खुशखबरी मिली है मुझे, और ये पॉलिसी है, ये कानून है जिसके तहत वो ये कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं वर्क परमिट पर। वर्क परमिट की सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि 4 किस्म के वर्क परमिट होते हैं। एक डेफिनेट वर्क परमिट। डेफिनेट वर्क परमिट का मतलब ये कि मुआयना मुद्दत के लिए वर्क परमिट। ये इस वर्क परमिट में आपको एक पहले साल में 1 साल के लिए मिलता है, फिर आपको 2 साल के लिए मिलता है, फिर 2 साल के लिए मिलता है, फिर आपका दौरानिया बढ़ा दिया जाता है। उसके बाद दूसरे नंबर पर जो आता है वो इनडेफिनेट वर्क परमिट है, जिसमें आपको पहले साल 2 साल के लिए और उसके बाद 3-3 साल के लिए और उसके बाद आपको गैर मुआयना मुद्दत के लिए आपको वर्क परमिट मिल जाता है। और ये वर्क परमिट की दूसरी किस्म है। उसके बाद तीसरी जो किस्म है वर्क परमिट की वो है इंडिपेंडेंट वर्क परमिट, यानी आपको किसी कंपनी के साथ मुआहदे या अपॉइंटमेंट लेटर या लेबर कॉन्ट्रैक्ट की ज़रूरत नहीं है और आप उसके बगैर ही ये वर्क परमिट ले सकते हैं। ये तीसरी किस्म है। चौथी जो किस्म है इसकी वो है तुर्कियोस से। ये तुर्कियोस से वर्क परमिट वो वर्क परमिट है जो फेरोजी कलर का होता है और ये सबसे आला वर्क परमिट गर्दाना जाता है तुर्की में, जिसकी मैं तफसीलात आपसे शेयर करूंगा। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि डेफिनेट वर्क परमिट जो है वो एक मुद्दत के लिए होता है। वो आपका जब किसी कंपनी के साथ आपका मुआहदा हो जाता है या लेबर कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, उसके बाद आप जो है उसका जो इन्विटेशन लेटर और जो वो मुआहदा है आपका या अपॉइंटमेंट लेटर है वो आप उस वक्त लेके जाते हैं कौंसलेट में या एम्बेसी में, जब कंपनी जो है अपना फॉर्म फिल करके कौंसलेट को और या एम्बेसी को इन्फॉर्म करती है। सब में ये क्राइटेरिया है। मैं आपको एक थोड़ी सी डिटेल इसकी दे दूं कि जब कंपनी अप्लाई करती है उसका कंपनी का एक फॉर्म होता है, आपके लिए जो फॉरेनर होता है उसके लिए एक फॉर्म होता है, आपके पासपोर्ट की कॉपी होती है, आपकी काबिलियत असनाद की टर्किश ट्रांसलेशन में उसकी अटेस्टेड कॉपीज़ होती हैं, और आपको साथ अपना जो लेबर कॉन्ट्रैक्ट है या आपका जो अपॉइंटमेंट लेटर है वो लगाना होता है। और इसके बाद आप इन्विटेशन लेटर लगाते हैं साथ आपको। इसके बाद कोई मैं देख रहा हूँ चीज़, हाँ, पावर ऑफ अटॉर्नी होती है कंपनी की
जो कंपनी की तरफ से रिप्रेजेंट कर रहा होता है कॉन्सुलेट को या एम्बेसी को, उसको अगर वो एम्प्लॉई है तो उसका एम्प्लॉई लेटर या उसकी पावर ऑफ अटॉर्नी की कंपनी ने उसे इख्तियार दिया हुआ है, वो कॉन्सुलेट को डील कर सकता है। इसके बाद आपको जो आपकी कंपनी है जिसने आपसे मुआहदा किया वो आपको उसके डॉक्यूमेंट चाहिए कि उसका जो टर्किश ट्रेड इंडस्ट्री है रजिस्ट्री जो है उसका गजट में उसका जो डिटेल है वो चाहिए, और बैलेंस शीट और उनकी इनकम स्टेटमेंट चाहिए। इसी तरह इंडेफिनिट जो वर्क परमिट है, गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए जो वर्क परमिट है, उसमें आपको लंबे दौरानिए के लिए वर्क परमिट मिलता है। उसमें ये आपको उस सूरत में मिलता है कि अगर आपने एक लंबी इन्वेस्टमेंट की होती है या आपका कॉन्ट्रैक्ट इस तरह का होता है कि आप लंबे अरसे के लिए यहाँ ट्रेड या आप इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, तो आपको इंडेफिनिट गैर मुअय्यना मुद्दत का लंबे अरसे के लिए वर्क परमिट मिल जाता है। जो इंडिपेंडेंट वर्क परमिट है वो बेसिकली आप किसी कंपनी से रिलेटेड नहीं हो, आप आके अपनी कंपनी खोलते हो और आपको अपनी कंपनी की बुनियाद पर वर्क परमिट मिल जाता है, और उससे आप यहाँ पर ना सिर्फ रेजिडेंस परमिट बल्कि आपको वर्क परमिट भी मिलता है, आप रहाइश भी इख्तियार कर सकते हैं और आप उस पर काम भी कर सकते हैं यहाँ अपनी कंपनी में। और जो चौथा है तुर्की से वर्क परमिट, जो फेरोजी कलर का कार्ड होता है, वो आपको उस सूरत में मिलता है कि अगर आपने इस मुल्क की इकॉनमी में कोई बहुत बड़ा बेनिफिट दिया हो या इस मुल्क की अवाम को कोई बहुत बड़ा फ़ायदा पहुंचाया हो, साइंस और टेक्नोलॉजी में आपने कोई बहुत बड़ा किरदार अदा किया हो जिसमें इनको कोई बेनिफिट हुआ हो, तो आपको ये तुर्की से वर्क परमिट मिलता है। इसमें फ़ायदा क्या होता है, इसमें और इंडेफिनिट गैर मुअय्यना मुद्दत वाले वर्क परमिट में फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि इसमें वर्क परमिट हासिल करने वाले फ़र्द को उसके बीवी बच्चों को गैर मुअय्यना इंडेफिनिट पीरियड के लिए गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए रेजिडेंस परमिट मिलता है, जो कि एक बहुत बड़ा बेनिफिट है और उनको वो तमाम हकूक़ मिलते हैं जो टर्किश सिटीज़न को मिलते हैं। तो वर्क परमिट के लिए अगर आप कंपनी के साथ करते हैं तो आपका रेजिडेंस परमिट होना भी ज़रूरी है। हाँ, अब ये तो है 4 इकसाम। अब हम आते हैं कि आपका वर्क परमिट मुस्तरद क्यों होता है, रिजेक्ट क्यों होती है आपकी एप्लीकेशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जानने की ज़रूरत है। बेसिकली होता क्या है, होता ये कि 2 चीज़ें मैं आज शेयर करना चाहता हूँ कि कुछ लोग चाहते हैं कि वो टूरिस्ट वीज़े पर ना आए, उन्हें इनविटेशन लेटर मिल जाए यहाँ से टर्की से, तो इसमें बहुत बड़ा फ्रॉड है। लोग ऐसी कंपनियों के इनविटेशन लेटर भेज देते हैं जिनका सिरे से नामो निशान नहीं होता या उनका कारोबार को इतना नहीं होता कि उनको कोई टर्किश गवर्नमेंट या कौंसलेट या एम्बेसी उसको अहमियत दे, और उस वजह से वो बोगस कंसीडर होता है और उस पर उनको वीज़ा उनका रिजेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से उन्हें मसाइल का सामना करना पड़ता है। इसी तरह जो ऐसी कंपनियां वर्क परमिट के हवाले से होता ये है कि कुछ कंपनियां फ्रॉड कंपनियां रजिस्टर्ड तो होती हैं लेकिन वो अपना वर्क परमिट बेचती हैं, लोगों को फ्रॉड के ज़रिए बेचती हैं, उनसे लाखों रुपए ईंट के वो उनको वर्क परमिट भेजती हैं, अपने इनविटेशन भेजती हैं, वर्क परमिट के लिए अपॉइंटमेंट लेटर या लेबर कॉन्ट्रैक्ट देती हैं। बेसिकली उन कंपनियों का प्रॉब्लम क्या होता है, उनके बिहाफ पर अप्लाई किया हुआ वर्क परमिट इसलिए रिजेक्ट हो जाता है या मुस्तरद हो जाता है कि उनका रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हुई होती, उनकी ना तो बैलेंस शीट इनकम स्टेटमेंट इतनी स्ट्रांग होती है, ना उनका जो गजट है, जो ट्रेड इंडस्ट्री रजिस्ट्री गजट है उसमें उनका इंदराज होता है। और अगर ये दोनों हों भी तो उनका एक बहुत बड़ा मसला, एक रिक्वायरमेंट है वर्क परमिट देने की, जो मैं आपसे शेयर करता जाऊं कि उसमें या तो कंपनी का पेड अप कैपिटल जो है वो ट्रेड इंडस्ट्री रजिस्ट्री में 1 लाख लीरा तक रजिस्टर्ड होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, अगर इतना नहीं है तो उनकी 8 लाख लीरा सालाना लोकल सेल होनी चाहिए जिस पर उन्होंने टैक्स पे किया हो। अगर ये भी नहीं है, वो एक्सपोर्ट वाली कंपनी है, तो उनका $2.5 लाख सालाना एक्सपोर्ट का बिजनेस ऑन रिकॉर्ड होना चाहिए। अगर ये रिक्वायरमेंट कंपनी फुलफिल नहीं करती, वो आपको वर्क परमिट बेचती है, तो वो आपके साथ फ्रॉड कर रही है। उसकी बुनियाद पर आपको वर्क परमिट और वीज़ा नहीं मिल सकता। और आप ये याद रखें कि इनविटेशन पर टूरिस्ट वीज़ा, इनविटेशन पर या आप वर्क परमिट इसी तरह के इनविटेशन लेटर पर या उनके कॉन्ट्रैक्ट पर या उनके अपॉइंटमेंट लेटर पर हासिल नहीं कर सकते। ये बहुत बड़ा फ्रॉड है। इसको आप प्लीज़ उनके टर्की की जो टर्किश ट्रेड
रजिस्ट्री गज़ट है वो मौजूद है, उस पर जाके आप मुतल्लिका कंपनी का पेड अप कैपिटल, उनकी एनुअल सेल, उनके टैक्स रिटर्न, उनका जो है एक्सपोर्ट का है तो $2.5 लाख की एक्सपोर्ट उनकी आपको मिल जाएगी। अगर आप उसे वेरीफाई करना चाहेंगे तो ये एक बहुत बड़ा चेक मैंने आपको बता दिया कि आप कर सकते हैं और आप इस फ्रॉड से बच सकते हैं। अब दूसरा इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैंने आपसे कहा था कि किन किन अफराद को वर्क परमिट में किसी कंपनी से के साथ कोई मुआहिदा, कोई अपॉइंटमेंट लेटर, कोई इनविटेशन लेटर की ज़रूरत नहीं है। आपको इन सब चीज़ों से इस्तिस्ना हासिल है और आपको वर्क परमिट मिल सकता है। ये चीदा पॉइंट में आप 7-8 पॉइंट है मैं आपसे शेयर करता हूँ। और अगर आप एलिजिबल हैं इन पॉइंट्स पर, आप बहुत सारे ऐसे लोग जो इस वक्त इस्तांबुल या तुर्की में मौजूद हैं वो एलिजिबल हैं, उनका वर्क परमिट मुस्तरद नहीं हो सकता, अनकंडीशनल उन्हें वर्क परमिट मिल सकता है, लेकिन क्योंकि उन्हें मालूमात नहीं है इसलिए उन मालूमात ना होने की वजह से वो बेचारे इलीगल और छुप के काम कर रहे हैं, अंडर वेजेस काम कर रहे हैं, उनको सैलरीज इतनी नहीं मिलती कि वो अपना महाना गुजारा कर सकें, पीछे क्या बेचेंगे। अब अगर आप कौन कौन से लोग एग्जेम्प्टेड हैं वर्क परमिट की लेटर से, कंपनी से, उसकी कंडीशन से। नंबर 1, अगर आप जो नॉर्थ साइप्रस है वहाँ से वाबस्ता हैं तो आपको किसी कंपनी से कॉन्टैक्ट की, किसी अपॉइंटमेंट लेटर की, किसी कंडीशन की ज़रूरत नहीं, आपको वर्क परमिट मिल जाएगा। नंबर 2, वो गैर मुल्की अफराद जिनका रेजिडेंट परमिट किसी भी सरकारी टर्किश ऑफिसर्स के गैर मुल्की स्टे में या उनके विज़िट में उसने उनके एडमिनिस्ट्रेटिव काम किए हों, यानी उसका वर्क परमिट उन लोगों ने, सरकारी लोगों ने जारी करवाया हो जिनके उन्होंने गैर मुल्क में उनके इंतज़ामिया के काम किए हों उनके साथ मिलके और उनके ज़रिए उन्होंने वर्क परमिट हासिल किया हो, उनको वर्क परमिट बगैर कंडीशन के मिल जाता है। नंबर 3, वो गैर मुल्की जिन्होंने टर्किश से शादी की हो और इस शादी को 3 साल का अरसा गुजर चुका हो, फीमेल या मेल दोनों में से एक टर्किश हो, शादी की हो और 3 साल का अरसा गुजर गया हो, तो उसको किसी वर्क परमिट के लिए अपनी किसी कंपनी, किसी कॉन्ट्रैक्ट की, किसी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं होती। वही डॉक्यूमेंट उसके लिए वर्क परमिट के लिए काफ़ी होता है और वो उसको वर्क परमिट मिल जाता है। अच्छा, उसके बाद इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर रेजिडेंट परमिट लेने वाले अफराद को भी वर्क परमिट नॉन कंडीशनल, अनकंडीशनल मिलता है। यानी अगर आप इंसानी हमदर्दी की एक ज़िंदा मिसाल मैं आपको देता हूँ, आपको समझ आ जाएगी कि जैसे सीरिया में इस वक्त शाम में जंग है, खाना जंगी है, तो बहुत सारे लाखों सीरियन टर्की में आए हैं और टर्की में आजकल सीरियन के साथ वही मोहब्बत है जो एक वक्त था ज़ियाउल हक के दौर में 90s में पाकिस्तान में अफ़गानिस्तान के लिए मोहब्बत थी कि उनको हमने जंगी हालात की वजह से, उनकी खाना जंगी की वजह से पाकिस्तान के बॉर्डर खोले हुए थे और वो दंदनाते फिर रहे थे पाकिस्तान में और उन पर कोई रोक टोक नहीं थी। यही हालात सीरियन के आजकल टर्की में हैं, वो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हत्ता कि कुछ इदारे में भी उनको लाइन में नहीं खड़ा किया जाता, उनको डायरेक्ट अंदर भेज दिया जाता है। उनको इस्तिस्ना हासिल है किसी भी कंपनी के साथ मुआहदे की, वो जब चाहे जिसके साथ नौकरी कर लें और जब चाहे जिसके साथ नौकरी छोड़ के नौकरी चेंज कर लें। अब इसके बाद जो वो गैर मुल्की अफराद जिनको इंसानी स्मगलिंग के ज़रिए, यानी डंकी लगा के धोखे के साथ यहाँ पहुँचाया हो और यहाँ आके वो फंस जाएं और उनका वो रेजिडेंट परमिट के लिए अप्लाई करें इंसानी स्मगलिंग की बुनियाद पर और उन्हें इंसानी स्मगलिंग के विक्टिम होने की बुनियाद पर उन्हें रेजिडेंट परमिट अगर मिला हुआ है तो वो भी अनकंडीशनल वर्क परमिट हासिल कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे अफराद यहाँ पर ले सकते हैं, लेकिन वो क्योंकि इसलिए नहीं ले रहे कि उन्हें मालूमात नहीं है और वो बेचारे छुप कर ज़िंदगी गुजार रहे हैं और यहाँ पर अंडर वेजेस काम कर रहे हैं और उनको उनकी तनख्वाह आधी भी नहीं मिलती और उनका गुज़र औक़ात नहीं होता। तो वो अफराद ज़रा इस पॉइंट को नोट कर लें कि उनको पहले इंसानी स्मगलिंग की बुनियाद पर रेजिडेंट परमिट के लिए अप्लाई करना, उसके बाद उन्हें वर्क परमिट अनकंडीशनल मिल जाएगा। उसके बाद वो अफराद जो बेरियासत, बगैर किसी मुल्क के, यानी स्टेटलेस अफराद जिनका कोई मुल्क नहीं है, जिनकी कोई शनाख्त नहीं है, जिनका कोई पीछे यानी ओरिजिन कंट्री नहीं है, उन अफराद को भी जब रेजिडेंट परमिट
इन बुनियादों पर मिलता है तो उनके लिए भी वर्क परमिट के लिए कोई कंडीशन नहीं है कंपनी की एग्रीमेंट, अपॉइंटमेंट लेटर या लेबर कॉन्ट्रैक्ट की, वो बड़ी आसानी से हासिल कर सकते हैं। अब मैं आता हूँ एक बहुत बड़ी खुशखबरी, जो मैंने कहा था कि वो अफराद जो सिटीजनशिप लेना चाहते हैं लेकिन क्योंकि उनके बच्चे 18 साल से ऊपर हुए होते हैं और वो परेशान है कि अगर वो सिटीजन ख्वाहिश रखते हैं लेकिन वो इसलिए नहीं लेते कि उनके बच्चे 18 साल से ऊपर हो गए, तो अब उनको टर्की जाने का, सिटीजनशिप लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो उनके लिए आज इसी हवाले से, वर्क परमिट के हवाले से मैं एक बड़ी खुशखबरी देने जा रहा हूँ इस वीडियो के आखिर में, कि वो अफराद जिनके वालिदैन या जिनकी औलाद, मतलब दोनों कंडीशन, एक नहीं कह रहा मैं, लाइक जिनके वालिदैन टर्किश सिटीज़न है या जिनकी औलाद टर्किश सिटीज़न है, उनको अनकंडीशनल, बगैर कंडीशंस के, इस तरह की कंपनी के मुआहदे के, कंपनी के पेड अप कैपिटल, उनकी सेल्स, उनके अपॉइंटमेंट लेटर, उनका लेबर कॉन्ट्रैक्ट, इन सब से हट के उनको वर्क परमिट अनकंडीशनल दिया जाता है। और ये वो खुशखबरी है उन अफराद के लिए जो ये कहते हैं कि हमारे बच्चे 18 साल से ऊपर हो गए, हमारी ख्वाहिश है कि हम टर्की की सिटीज़नशिप के लिए अप्लाई करें, लें, प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन हमारे लिए फ़ायदा कोई नहीं है। तो उनको ये खुशखबरी है कि उनके बच्चे ना सिर्फ अनकंडीशनल रेजिडेंट परमिट, यानी उनका जो रेजिडेंट परमिट है वो भी 2 साल के लिए, 2 साल के लिए और फिर 3 साल के लिए उन्हें मिलेगा, 1 साल के लिए टेम्परेरी नहीं मिलेगा, आपकी प्रॉपर्टी और आपकी सिटीज़नशिप की बुनियाद पर। और फिर उनको वर्क परमिट भी अनकंडीशनल मिलेगा और इसी तरह 2 साल के लिए, 2 साल के लिए और फिर इंडेफिनेट, और हत्ता के अगर वो कंट्रीब्यूट करते हैं इस मुल्क में तो उन्हें तुर्की से वर्क परमिट भी मिल सकता है। ये उनके लिए ऐसी खुशखबरी है। वो बेसिकली बहुत सारे अफराद मुझसे रब्ता करते हैं टेलीफोन पर, वो इस अपनी तशवीश का इजहार करते हैं कि उनके बच्चे, कुछ बच्चे, 1 बच्चा, 2 बच्चे या उनके सारे बच्चे 18 साल से ऊपर हो गए। तो इसका कोई हल है, वो टर्की में आके इन्वेस्टमेंट करके, उनके पास पैसा भी होता है, वो सिटीज़नशिप लेना चाहते हैं। तो इसका मैं आपको बहुत बड़ी खुशखबरी शेयर कर रहा हूँ, दोबारा सुन लें कि उनको वरी होने की ज़रूरत नहीं। जब वो टर्किश सिटीज़न हो जाएंगे तो उनको ना सिर्फ रेजिडेंट परमिट लॉन्ग टेन्योर के लिए मिल जाएगा, अनकंडीशनल मिलेगा, बल्कि उनको वर्क परमिट भी अनकंडीशनल मिलेगा और उनको किसी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट की, अपॉइंटमेंट लेटर की, वापस पाकिस्तान जाके वापस आने की, वर्क वीज़ा पर आने की ज़रूरत नहीं है। उसी रेजिडेंस परमिट पर उनको वर्क परमिट मिल जाएगा और वो फिर इंडेफिनेट और तुर्की से वर्क परमिट में कन्वर्ट हो सकता है। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। उनको वरी होने की ज़रूरत नहीं, उनके बच्चे उनके साथ ही रहेंगे और वो यहाँ पर जॉब भी कर सकते हैं, काम भी कर सकते हैं, कमा भी सकते हैं और अपने वालिदैन के साथ रह भी सकते हैं। ये वो मालूमात थी जो मेरे भी इल्म में नहीं थी और ऑनेस्टली आज मैं बड़ा खुश हूँ कि ऐसी मालूमात मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ जो पहले से कहीं भी मालूम नहीं थी, कहीं भी मौजूद नहीं थी, सोशल मीडिया पर भी, और हत्ता कि बहुत सारे लोग जो यहाँ पर रह रहे हैं जिन्होंने टर्किश सिटीजनशिप के लिए अप्लाई किया हुआ या ले ली हुई है, उनको भी ये नहीं पता। मैं उनके लिए भी ये बता रहा हूँ कि ये खुशखबरी है, इसको फॉलो करें, कानून में मौजूद है ये बात और वो ये फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।